हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑन टिप पे। पिछले लेक्चर में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो चैप्टर देखने वाले हैं उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्शन से जितने भी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम हैं वो सारे इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस टर्म का मतलब क्या समझते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब हो गया कि जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर नॉर्मल फंक्शन करें। बट इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी है, ठीक है, जिसके अंदर इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट को भी रखा गया है। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ क्या कहती है कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी उसको कहेंगे जो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली वेल बीइंग होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा डब्ल्यूएचओ कौन है? डब्ल्यूएचओ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। याद रखिएगा ये चैप्टर पढ़ने से पहले कि जितने भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, चाहे वो बोर्ड हो या नीट हो, सारे एनसीईआरटी से ही आए हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, तो बाहर से पढ़ने का कोई ज़रूरत है नहीं। इसको कहानी के जैसा सुनिए, हम सारे यहीं पे याद करवा देंगे क्लास में ही। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है उसमें है प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। ठीक, 1947 के करीब की बात है। उससे पहले हमारे देश में बहुत सारे माएँ अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती थी। या तो बच्चे मर जाते थे या तो माँ मर जाती थी किसी कारणवश। उस समय फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी जो कि मेडिकल में जाके ये अदर ऑप्शन अडॉप्ट कर लिया जाए। क्लियर? तो उस समय हमारे डॉक्टर्स का बड़ा मजाक उड़ाया जाता था कि ऐसा हो रहा है कि इंडिया में कि या तो बच्चे ही बच पा रहे हैं या माँ बच पा रही है। कुछ केसेस में ऐसे होते थे कि दोनों ही नहीं बच पाते थे। तो इसको एक डॉक्टर ने एक चैलेंज की तरह लिया और 1951 में इंडिया वो फर्स्ट कंट्री है जो इनिशिएट किया रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। मतलब टोटल रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने का, जिसमें माँ भी जो जन्म हो, बच्चे वो भी फिट हो और माँ भी फिट हो। क्लियर? तो इस जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, इसका नाम पड़ा उस समय फैमिली प्लानिंग। क्लियर? फैमिली प्लानिंग कब हुआ था? 1941 में लागू किया गया। याद रखिएगा, इनिशिएट किया गया। और ये इनिशिएट करने वाले कंट्री का नाम इंडिया। तो यही कह रही है इंडिया वाज एमंगेस्ट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्लियर? यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। अभी रिसेंट टाइम में पहले के समय की तुलना में अभी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट कर लिए गए इस प्रोग्राम के तहत। तो जब बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हो गए, क्यों? क्योंकि बहुत सारे हमारे पास मशीनें हो गई, बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुल गए नए नए। तो अब इस प्रोग्राम का नाम चेंज करके इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम, उस नेम याद रखना है बस आपको, RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रोग्राम आया इसमें मतलब वही टारगेट तो वही है, क्या कि माँ भी सुरक्षित हो, बच्चे भी सुरक्षित हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। कुल मिला के इस प्रोग्राम का एक ही मकसद है जो हम बता चुके कि पीपल को अवेयर करना है, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं वो बताना है, और कुल मिला के हेल्दी सोसाइटी को बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको कैसे कर सकते हैं, किस तरह से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सकता है? तो जितने भी NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सारा एक इस फील्ड में अपना योगदान दिए और ऑडियो वीडियो विजुअल्स बनाए, प्रिंट मीडिया से प्रचार करना शुरू किए कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या फिर क्या क्या मतलब इसके नुकसान हैं, तो वो बताए। आगे बढ़ते हैं।
इसमें किन किन का और योगदान हो सकता है, जैसे पेरेंट्स हो सकते हैं, अदर क्लोज रिलेटिव्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, इन सारे का एक मेजर रोल हो सकता है क्या बोलते हैं एक हेल्दी सोसाइटी बनाने में। ठीक। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन अ स्कूल शुड ऑल्सो बी इंक्रीज टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग वंस। मतलब कुल मिला के अगर सेक्स एजुकेशन को स्कूलों में पढ़ाया जाए तो उससे जितने भी मिथ हैं बच्चों के दिमाग में, मिसकॉन्सेप्शन जो भर दिए जाते हैं सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट से, वो सारे निकल पाएंगे। क्लियर। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एडोलेसेंस मतलब जो एक एज मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं, जो ट्रांजिशन होता है जब एक एडल्ट होता है कोई भी गर्ल हो या बॉय, तो उसके बारे में बताने को और उससे रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं हमारे शरीर में, उससे प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसके बारे में दिया जाए, ताकि जो हमारा सोसाइटी हो, हमारा यंग हो, यूथ हो, वो मिथ या मिसकॉन्सेप्शन में ना पड़े। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इन सारी चीज़ों को सिर्फ सुनना है, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस तो नहीं है, बस सुनिए और आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी में दिया है तो हम लोग भी डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या है कि बोल रहा है कि सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअलिटी किस किस के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसकी चर्चा की है। स्टडी के बारे में पता होना चाहिए, एड्स के बारे में, सारे को डिटेल में देखने वाले, तो परेशान ना हो। क्लियर। आगे एजुकेटिंग पीपल को पढ़ा दीजिए किसके बारे में, यही सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, कि क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, या फिर किस तरह से इसको परफॉर्म करना है। आगे बढ़ते हैं। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होता रहा तो इसके नुकसान क्या क्या हैं। सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज़ के बारे में बताइए, सेक्स रिलेटेड क्राइम से बताइए, ताकि उससे बचा जाए, हमारे जो यूथ हैं इधर उधर भटके ना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सक्सेसफुली implementation of various action plan to attain reproductive health requires a strong infrastructure facilities, professional expertise and material support। कहती है एनसीईआरटी कि अगर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन, ये जो हम अभी तरीका सोचे कि बच्चे भी सुरक्षित हो, ये माएँ भी सुरक्षित हो, और लोग भी जो भटक रहे हैं मिथ के बारे में उसको बताया जाए, इन सब के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, एक लाइन में बोले तो हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और मटेरियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह को लाना पड़ेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो यही है। अब यहाँ पे एक टर्म के बारे में बात कर रही है एनसीईआरटी, अम्नियोसेंटेसिस। याद रखिएगा। तो अम्नियोसेंटेसिस क्या होता है, इसमें इंजेक्शन से अम्नियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है, उसको टेस्ट में लाया जाता है, टेस्ट किया जाता है उसका, और इससे हम लोग जेनेटिक डिजॉर्डर का पता करते हैं। जैसे क्या होता है जेनेटिक डिजॉर्डर, जैसे डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इन सब चीज़ों की पता लगाया जा सकता है, ताकि फीटस जो है वो सर्वाइव कर पाए। बट अभी क्या है कि इसका मिसयूज़ बहुत बढ़ गया है। मिसयूज़ क्यों बढ़ गया है कि जो अम्नियोटिक फ्लूइड निकाला, ठीक, उससे सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते हैं लोग। अब जैसे इसके कारण क्या हो रहा है कि फीमेल फेटिसाइड बहुत बढ़ गई है, तो इसको इंडिया में स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया, मतलब स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया है कि अब अम्नियोसेंटेसिस नहीं होगा सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, तो बिल्कुल नहीं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब अगला रिसर्च फील्ड की बात कर रहा है, मतलब पुराने जितने मेथड हैं उससे कुछ इम्प्रूव करके रिसर्च करने में गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल दोनों एजेंसीज अपना योगदान दे रहे हैं। तो इसी में एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में पता चला, जो फीमेल्स के द्वारा लिया जाता है, जिसका नाम क्या है, सहेली है। तो याद रखिएगा, सहेली ये न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ठीक है, जो फीमेल के द्वारा लिया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
और ये बनाए कौन से किस साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया? तो CDRI के लखनऊ जो है वहाँ के साइंटिस्टों के द्वारा बनाया गया। अब ये तो पता ही है कि लखनऊ इंडिया में है, इसमें कोई नई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्टनेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। कुल मिला के बोल रहा है कि अगर अवेयरनेस ज़्यादा होगा तो माएँ कम मरेंगी, जो मैटरनल मोर्टेलिटी की बात कर रहा है, बच्चे कम मरेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात कर रहा है, मतलब ये दोनों रेट डिक्रीज होंगे और सर्वाइवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इतना ही। अगले टॉपिक में आइएगा। अगला टॉपिक है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। क्लियर? इस टॉपिक में हम देखने वाले कि जब इतने सारे बनाए गए, मेडिकल फैसिलिटीज़ लाया गया, एक्सपर्टीज़ लाया गया, तो इससे क्या हुआ? मृत्यु दर तो घट गया, मतलब मोर्टेलिटी रेट तो घट गया, लेकिन पॉपुलेशन भी तो बढ़ने लगे। जैसे कि बात करते हैं, जब 1900 ईस्वी की बात करें तो उस समय वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना था? 2 बिलियन था। एनसीईआरटी कहती है द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन। कब? 1900 ईस्वी में। लेकिन 2000 ईस्वी में कितना हो गया? 2000 ईस्वी में वही पॉपुलेशन 6000 के करीब हो गया। 2000 ईस्वी में 6000 के करीब हो गया और 2011 आते आते 7.2 बिलियन हो गया। किस रेट से ग्रोथ हो रहा है ये देखिए कि 1900 में 2 बिलियन, बहुत कम। 1900 से जैसे आगे बढ़े 2000 में 6 बिलियन अचानक से, और 2011 आते आते 7.2 बिलियन। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन है, किस ग्रोथ से बढ़ा है। क्लियर? तो इस पे सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसे पॉपुलेशन बढ़ता रहा तो उसके क्या क्या डिमेरिट है वो भी देखने वाले हैं, और ये बहुत दुख की बात है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यह सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू। इंडिया में भी जो भारत का जो पॉपुलेशन बढ़ा है उसका भी एक सिमिलर ट्रेंड फॉलो कर रहा है। कैसे? देखते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय 350 मिलियन, कितना था? 350 मिलियन था। ठीक है, 350 मिलियंस। बट 2000 के करीब ये बिलियंस में क्रॉस कर गया। ठीक है, और 2011 की बात करें तो 1.2 बिलियन, और आपको तो पता ही है अभी 2020-22 की बात करें तो 1.4 बिलियन हो चुका है। ठीक है ना? तो ये सोचने की बात तो है, 1.4 बिलियन हो गया है अभी 2022 की बात करें 23 की। तो परेशानी की बात है। अब इसके डिमेरिट्स भी देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। यह रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, अभी बता चुके कि डेथ रेट घट गया। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR भी घटा, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी घटा, एज वेल एज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन रिप्रोड्यूसिंग एज आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस। मतलब कि जो मोर्टेलिटी रेट घटा एक शब्दों में, और जो रिप्रोडक्टिवली एज ग्रुप जो है रिप्रोड्यूसिबल एज वो बढ़े, जिसके कारण से ये पॉपुलेशन इस तरह से तेजी से ग्रोथ किया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। थ्रू आवर RCH प्रोग्राम दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। RCH प्रोग्राम के द्वारा हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम कर सकते हैं, बट ये सिर्फ मार्जिनल है, ये बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये अवेयरनेस से ही हो सकता है, जो कंट्रोल हो सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। 2011 के अनुसार अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखा जाए तो 2% से कम है, मतलब कि 2% से कम है ये। ठीक है, लेस देन 2%, मतलब कि बोले तो 20,000 में से 20, मतलब 1000 है तो उसमें 20 ग्रो किए हैं, 100 है तो उसमें दो ग्रो किए, 2 से भी कम, ये बताना चाह रहे हैं एनसीईआरटी। अगर यही रेट रहा तो पॉपुलेशन क्या बोलते हैं, इंक्रीज रिपीडली, जो एक अलार्म बता रहा है। सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी ऑफ इवन ए बेसिक रिक्वायरमेंट। मतलब अगर इसी ग्रोथ रेट से बढ़ता रहा
तो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग की कमी होने वाली है, बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है पॉपुलेशन ग्रोथ इस रेट से होता रहा तो। Therefore, the government was forced to take up serious measure to check this population growth rate. अब इसके अगेंस्ट एनसीईआरटी कहती है कि गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड मतलब ये बाध्य हो जाते हैं गवर्नमेंट कि इसके अगेंस्ट एक सीरियस एक्शन लिया जाए इसको रोकने के लिए, इस ग्रोथ रेट को रोकने के लिए। क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट important step to overcome this problem is to motivate a smaller families by using various contraceptive method। ठीक है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इसको रोकने का कि भैया छोटे छोटे फैमिली हैं, गरीब फैमिली हैं, स्मॉलर फैमिलीज, उसको वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताया जाए ताकि वो कम से कम बच्चे पैदा करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके एवज में हमारी सरकारें बहुत सारे स्लोगन लेके आई, हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू। ठीक है, मैनी कपल्स मोस्टली द यंग वंस अर्बन वर्किंग वंस हैव बीन अडॉप्टेड एंड वन चाइल्ड नॉर्म्स। मतलब अगर आप अर्बन जगह पे जाइएगा, मतलब एडवांस जगह पे जाइएगा भारत में ही, तो बहुत जगह ऐसे हैं जो वन चाइल्ड नॉर्म्स मतलब सिर्फ एक चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं। ये भी एक अच्छा अप्रोच है। स्ट्रिक्टली रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज, यानी कि एज को बढ़ा दिया जाए, मैरिजेबल एज है जो वो बढ़ा दिया जाए। फीमेल का एज 18 साल कर दिया गया, मेल का 21 साल कर दिया गया। ठीक है, अभी तो रिसेंटली उसका भी एज बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्लियर? आगे एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा होता है? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो जो यूजर फ्रेंडली हो, मतलब यूज करने में आसानी हो। ठीक है, इजीली अवेलेबल, कहीं भी मिल जाए, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो और उसके साइड इफेक्ट ना हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होंगे सो। क्लियर? इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विथ सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर एंड द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। मतलब ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव है सिर्फ इतना ही नहीं कि इससे कहीं भी मिल जाए, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, इसके अलावा जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस हो उसमें कोई इंटरफेयर ना करे। यहाँ तक क्लियर? ये वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर प्रेजेंटली अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग कैटेगरी, नेमली नेचुरल या ट्रेडिशनल, दूसरा है बैरियर, तीसरा है आईयूडी, चौथा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, पांचवा है इंजेक्टेबल्स, छठा है इम्प्लांट्स एंड सातवां है सर्जिकल मेथड। तो कितने, तो ये सारे जो मेथड देखने वाले कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कि रोकथाम। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्स ना हो बट उससे मतलब फैमिली प्लानिंग के लिए हम लोगों को अप्रोच लेना है। तो उसमें फर्स्ट जो देखना है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड का कुल मिला के पर्पस क्या है कि स्पर्म और ओवम को ना मिलने दें, जो हम लोग पिछले चैप्टर में देखे हैं कि उसको अगर रोक दिया जाए तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चे नहीं होंगे। क्लियर? तो कुल मिला के रोकते हैं। अब नेचुरल मेथड में कौन कौन से आते हैं? पेरियोडिक एब्सटिनेंस। ये क्या होता है भैया? तो ये क्या होता है मैं बताता हूँ। पेरियोडिक एब्सटिनेंस जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा रहे थे, क्लियर, तो उस समय हम बताए थे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 1 से 28 दिन तक चलता है, एक बीच में 14वां दिन होता है, 28 दिन। तो ये जो होता है फर्टाइल पीरियड होता है। इससे 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, मतलब हम जो बताए थे 11 से 17 बता चुके थे उसमें, ये फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। इसको कहा जाता है 11 से 17 तारीख तक जो 17वां दिन होता है उसको फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। इसके अलावे अगर कभी मतलब क्या बोलते हैं इंटरकोर्स किया जाए तो उसे हम लोग सेफ पीरियड कह सकते हैं। क्लियर? तो इसको बस याद रखिए। तो वही एनसीईआरटी कहती है कि अगर पेरियोडिक एब्सटिनेंस इज वन सच मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17, यहाँ 10 कंसिडर किया है, कोई बात नहीं 10 याद रखेंगे, एनसीईआरटी दे रही है।
10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, हम बताए थे 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। मैं पहले बता चुका हूँ, इस पीरियड को क्या कहते हैं, फर्टाइल पीरियड, 10 से 17 दिन तक। क्लियर। देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। मतलब इस समय अगर छोड़ दिया जाए, अवॉइड किया जाए इंटरकोर्स, तो क्या हो सकते हैं, कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड, कंसेप्शन को रोका जा सकता है। ये पहला मेथड था नेचुरल मेथड का। दूसरा है नेचुरल मेथड का ही विथड्रॉवल। नेचुरल मेथड का ही दूसरा विथड्रॉवल और क्वाइटस इंटरप्टस बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जो मेल पार्टनर होते हैं वो इजेकुलेशन से कुछ देर पहले अपने पेनिस को वेजाइना से निकाल लेते हैं टू अवॉइड इंसेमिनेशन। कुल मिला के इंसेमिनेशन को रोकना है, मतलब ऐसा ना हो कि स्पर्म और ओवम का मिलन हो जाए, क्योंकि अगर मिलन हुआ तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा और फिर बच्चे होंगे, और बच्चे को ही नहीं जन्म देना है ना। और नेचुरल मेथड है, इसके साइड इफेक्ट भी नहीं दिखना चाहिए। तो ये हुआ सेकंड, जिसका नाम है क्या, विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। इसका शॉर्ट चार्ट बनवा देंगे। क्लियर, कंफ्यूजन में मत रहिए। आगे बढ़ता हूँ। हाँ, नेचुरल मेथड का तीसरा देखने वाले हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसमें क्या होता है कि इसमें जब लैक्टेशन होता है, मीन्स जब अपने मदर जो होती है वो फीड करती है अपने बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी को, तो उस समय ओवुलेशन कुछ दिनों तक नहीं होता है, जो पीरियड 6 मंथ अप्रॉक्स होते हैं। क्लियर। तो उस समय ओवुलेशन नहीं होता है, मतलब साइकिल भी नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होंगे नहीं। तो इसलिए उस समय अगर इंटरकोर्स किया जाए तो उस समय भी कॉन्सेप्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुल्ली चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील। मतलब अगर जितने दिन तक माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवावे उतने दिन तक कंसेप्शन होने का चांस बहुत कम है। अगला लाइन जो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट लाइन कहती है, दिस मेथड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉलोइंग पर्चुएशन। मतलब ये 6 मंथ तक ही कारगर है। क्लियर। अगला लाइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज्ड इन दीज मेथड्स साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट नील। चूंकि इसमें दवा यूज हुआ नहीं है, ठीक है, अगर दवा और डिवाइस भी यूज नहीं हुआ है तो ना दवा, एनसीईआरटी क्या कहती है, ना दवा ना डिवाइस, ठीक है, ये दोनों यूज हुआ नहीं तो साइड इफेक्ट होंगे क्या, नहीं होंगे। साइड इफेक्ट क्या है, नील है। बट फेलियर के चांस क्या हैं, बहुत ज़्यादा होंगे। दो दिस मेथड आर ऑल्सो है, मतलब साइड इफेक्ट तो है नहीं लेकिन फेलियर के रेट बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया, कोई भी दिक्कत? तो ये अभी तक हम लोग नेचुरल मेथड की बात कर रहे थे। अब दूसरा देखने वाले हैं बैरियर मेथड। ठीक है, तो देखते हैं। इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। मतलब कुल मिला के हम लोग का लक्ष्य क्या है कि स्पर्म और ओवम को मिलने नहीं देना। ठीक, तो इसमें फिजिकली रोकेंगे। फिजिकली मान लीजिए कि जैसे अभी मार्केट जाइएगा तो आपको कॉन्डम्स मिल जाएंगे जो मेल के लिए भी अवेलेबल होते हैं और फीमेल्स के लिए भी होते हैं। ठीक है, अब फिजिकली रोकना है तो मेल्स भी यूज़ कर सकते हैं और फीमेल्स, और दोनों के लिए अलग अलग कॉन्डम्स होते हैं, याद रखिएगा। कॉन्डम्स किसके बने होते हैं, थिन रबर के बने होते हैं, लेटेक्स सीथ के, दैट आर यूज टू कवर द पेनिस इन मेल और वेजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल। मेल कहाँ यूज़ करते हैं, पेनिस में यूज़ करते हैं, और फीमेल वेजाइना और सर्विक्स में यूज़ करते हैं। याद रखिएगा कब यूज़ करते हैं, जस्ट बिफोर द क्वाइटस, सो दैट द इजेकुलेटेड सीमेन वुड नॉट इंटर इनटू द फीमेल जेनिटल ऑर्गन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और वैसे भी जीमेल दे दिए हैं हम अपना, तो आप जीमेल पे भी जीमेल कर सकते हैं। आगे आते हैं। दिस कैन बी
दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन, ये रोक सकता है, बता चुके। नीरोज इज ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम, ठीक है, जो मेल यूज़ करते हैं। तो नीरोज बहुत पॉपुलर ब्रांड है जो कॉन्डम का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूज़ ऑफ कॉन्डम हैज़ इंक्रीज इन रिसेंट ईयर, कॉन्डम का यूज़ बहुत बढ़ गया रिसेंट ईयर में। इसका साइड बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्यों, क्योंकि ये एसटीडी से भी बचाता है, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ वगैरह से भी बचाता है, जैसे एड्स हो गए, इन सब से भी बचाता है। तो इसलिए अभी कॉन्डम्स का जो है यूज़ बहुत बढ़ गया है। बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, दोनों डिस्पोजेबल होते हैं। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाई गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बता दीजिएगा। डायफ्राम्स क्लियर, कहता है कि इस कॉन्डम्स के अलावा डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट्स भी हैं जो वेरियर मेथड के अंदर आते हैं, ठीक है, और सारे रबर के ही बने होते हैं। लेकिन ये जो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट्स हैं, ये फीमेल के लिए यूज़ होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये जो तीनों हैं किसके लिए हैं, फीमेल के लिए हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दे प्रिवेंट conception by blocking the entry of sperm through the cervix. They are reusable, तो फिर से यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। Spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. मतलब इसके साथ बहुत सारे जेलीज वगैरह, क्रीम्स वगैरह का यूज़ किया जाता है इसकी इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए। अब हम थोड़ा एक डायग्राम दिखा देते हैं। देखिए, ये जो कॉन्डम है 4.1 जो डायग्राम दिखाया है, ये मेल के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इसकी बात करें तो ये फीमेल के लिए कॉन्डम यूज़ होते हैं। कोई डाउट नहीं होगा, होना तो नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये कॉपर टी है, इसके बारे में भी बताएंगे। ये कॉपर टी है, क्लियर, टी के शेप का है, टी देखिए टी शेप का है ना, तो इसीलिए, और ये कॉपर का बना होता है। ये जो तार होते हैं, दो तार दिख रहे हैं, ये कॉपर के होते हैं, तो इसका नाम पड़ जाता है कॉपर टी, याद रखिएगा। इसी तरह का एक कॉपर 7 भी होता है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज यूज ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। आईयूडी की बात कर रहा है, बस इसका एक कंडीशन है कि आईयूडी जो होगा वो सेल्फ इंसर्टेड नहीं होगा, ये आपको डॉक्टर्स के द्वारा या फिर एक्सपर्ट नर्सेस के द्वारा ही लगवाया जा सकता है। क्लियर, दीज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। ये जो सारे अब लाइन आने वाले हैं, सारे एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी की बात करें तो लिप्स लूप, याद रखिएगा, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग, कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टीलॉइड 375। याद कैसे रखेंगे, कॉपर टी, कॉपर 7 में तो कॉपर है ही, और कॉपर 7 है तो मल्टीलॉइड 375। आगे बढ़ते हैं। एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन कौन से होते हैं, प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20, याद रखिएगा। आईयूडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। आईयूडीज के होते हैं स्पर्म के, जो स्पर्म को खाने में मदद करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है। और कॉपर का काम क्या होता है, स्पर्म मोटिलिटी को रोक देना और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को घटा देना। क्लियर, तो आईयूडी का काम क्या है, फेगोसाइटोसिस करते हैं स्पर्म को। कॉपर का काम क्या है, वो सप्रेस कर देते हैं स्पर्म के मूवमेंट को, मोटिलिटी को, ठीक है, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को घटा देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इन एडिशन, हार्मोन रिलीजिंग का काम क्या है, मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। हार्मोन वाला क्या किया, यूट्रस को अनसुटेबल कर दिया, एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। आईयूडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चिल्ड्रेन। मतलब आईयूडी उसके लिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं उन महिलाओं के लिए जो डिले करना चाहती है प्रेगनेंसी, या फिर 2 बच्चों के बीच में गैप चाहती हैं। क्लियर, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। ये बहुत
मोस्ट वाइडली यूज होता है, इसका एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्मॉल डोजेस ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रॉन्स और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय फीमेल। मतलब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन किसका, या तो प्रोजेस्ट्रॉन लीजिए या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन लीजिए, तो ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं जो फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स हैंस आर पॉपुलरली कॉल्ड पिल्स। ये टैबलेट्स के फॉर्म में आते हैं जिसको पिल्स कहते हैं। पिल्स हैव टेकन टू डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। 21 दिन तक के लिए लेना पड़ता है। और स्टार्टिंग कब होता है, विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ उसके फर्स्ट 5 दिन के अंदर हम लोग कभी भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स, जो 7 दिन मेंस्ट्रुएशन हम 10 से 17 जो चर्चा किए थे, इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन सेम पैटर्न। मतलब गैप के बाद भी ये उसी पैटर्न में रिपीट किया जाता है कंसेप्शन को रोकने के लिए। इसका काम क्या है, ये जो पिल्स लिए हैं इसका काम क्या है, ये ओवुलेशन को रोकता है और इम्प्लांटेशन को, ठीक है। तो ये कहती है एनसीईआरटी, इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज alter the quality of cervical mucus to prevent और retard entry of sperm। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बता दीजिए। सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, आप बस डाउट अपना बता दीजिए। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। पिल्स जो है इसका साइड इफेक्ट बहुत कम है और इसका क्या बोलते हैं, ये इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए फीमेल्स इसका ज़्यादा यूज़ करती हैं। बाकी सहेली बता दिए थे, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स था, ठीक है, जो फीमेल्स के लिए होते हैं। ये नॉन एस्टेरॉयडल होते हैं, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एस्टेरॉयडल होते हैं या नॉन एस्टेरॉयडल। उधर जो हम बोल रहे थे सारे क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन थे, पूछे जा चुके थे। ये वंस अ वीक है, एक वीक में एक बार लेते हैं ये पिल को, याद रखिएगा, सहेली की बात कर रहा है। जब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अभी जो हम लोग प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन देखे उसमें पिल्स के फॉर्म में था, मतलब टैबलेट्स के फॉर्म में। अब हम लोग देखने वाले हैं इंजेक्शन और इम्प्लांट्स के फॉर्म में। जो इम्प्लांट्स हैं अंडर द स्किन लगाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कहती है एनसीईआरटी कि इसका जो इफेक्ट है वो पिल्स के तुलना में ज़्यादा है, क्लियर। इसका पीरियड ये लॉन्गर पीरियड के लिए इफेक्टिव रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन अगर 72 घंटे के अंदर क्वार्टस के लिया जाए तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के जैसा भी काम करता है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। किस केस में, जैसे कोई रेप हो गया और कैजुअल एंड प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लिए कोई, उस केस में। लास्ट जो अभी आप लोग सुनते हैं वंध्याकरण, वो यही है, स्टेरलाइजेशन की बात कर रहा है। सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड स्टेरलाइजेशन आर जनरली एडवाइज्ड फॉर मेल और फीमेल पार्टनर एज ए टर्मिनल मेथड, ठीक है, वही पर्पस तो वही है, कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। मतलब कोई मिला कि टारगेट क्या है, कॉन्सेप्शन को रोकना, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह रोके, ठीक है। तो इसमें टर्मिनल मेथड है, क्यों, इसमें क्या किया जाता है स्टेरलाइजेशन में, मेल का जो वेसेक्टोमी होता है, मेल में वेसेक्टोमी होता है और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होता है। जैसे फीमेल में जो फेलोपियन ट्यूब होते हैं उसे कट करके और टाइट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ताकि जो ओवम रिलीज हो वो एम्पुला तक ना पहुंच पाए। समझ में आ रहा है। उस डायग्राम को थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे ये फेलोपियन ट्यूब है, हम बताए थे कल, ठीक। तो यहाँ पे कट करके, यहाँ पे, हाँ, तो ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे कट करके क्या किया गया, यहाँ पे बांध दिया गया। अब बांध देने से क्या होगा, यहाँ से जो ओवम रिलीज हुए, यहाँ से जो ओवम रिलीज हुए ओवरी से, वो यहाँ तक जा नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे मिलन मेटिंग नहीं हो पाएगा।
बस स्पर्म निकलेंगे, इजैकुलेट नहीं होंगे तो इंसेमिनेट नहीं होंगे, आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मेन पर्पस तो वही है। आगे बढ़ता हूँ, वही है ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। कहता है दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव है बट इसका रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे कहती है कि ये जो सारे मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के, कौन से यूज़ करें, ये मेडिकल क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से ही एडवाइस लेके करना चाहिए, ये एनसीईआरटी कहती है। अब कहती है कि ये याद रखिए कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ये आपको कॉन्ट्रासेप्टिव से नहीं चलने वाला है भैया, मेंटेनेंस इससे तो चलने वाला नहीं है, ये आपका नॉर्मल के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे मान लीजिए किसी को प्रेगनेंसी डिले करना है तो और पिल्स खा लिए तो वो लाइफ टाइम पिल्स थोड़ी खाते रहेंगी, उससे हमारा नॉर्मल हेल्थ भी तो बिगड़ता है। ये बताना चाह रही है एनसीईआरटी। हाँ, लेकिन ये कह रही है एनसीईआरटी आगे लास्ट लाइन में कि जब जैसे कह रही है देयर पॉसिबल इल इफेक्ट लाइक नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ये सारी जो उसके साइड इफेक्ट हैं, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट शुड बी इग्नोर्ड। मतलब ये जो कॉन्सेप्शन है इसके इतने सारे साइड इफेक्ट हैं, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। क्लियर। तो ये इस पैरा का मतलब था। तो अगला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब कि टर्मिनेट कर देना, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना, वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, यही समझिए। तो ये एनसीईआरटी कहती है इंटेंशनली और वॉल्यूमेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और इंड्यूस्ड एबॉर्शन, मतलब जो एबॉर्शन आप तो जानते ही हैं, बच्चे गिराना या ऐसे कुछ शब्द यूज़ किया जाता है गाँव में। नियरली 45 से 50 मिलियन MTPs आर परफॉर्म इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब एक साल में, सोचिए कितना ज़्यादा नंबर है, एक साल में 45 से 50 मिलियन MTPs होते हैं। पूरे वर्ल्ड की बात करें जो 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्या बनेगा कि 45 से 50 मिलियन MTPs आर परफॉर्म, कितने MTPs होते, 45 to 50 MTPs आर परफॉर्म इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, याद रखिएगा। तो बढ़ते आगे। अभी MTP लीगल करें या ना करें, इस पे बहुत सारे कंट्री में अभी डिबेट चल रहा है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन 1971, याद रखिएगा कब की है, 1971, विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज। क्लियर। सम सच रेस्ट्रिक्शन आर ऑल द मेजर इंपॉर्टेंट टू चेक indiscriminate and illegal female feticides which are reported to be high in India। फीमेल फेटिसाइड वैसे भी इंडिया में बहुत ज़्यादा होते हैं, ये एनसीईआरटी कह रही है। और उसको रेस्ट्रिक्शन के अंदर रखा गया कि चेक नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कि ये फीमेल है या मेल बेबी है, और अबॉर्ट करने से रोका जा सके। अगला एनसीईआरटी लाइन कहती है वाई MTP में MTP की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो भैया इसका सीधा सा आंसर है अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, चाहे वो कुछ भी रीज़न से हो, जैसे कि कैजुअल अनप्रोडक्टिव इंटरकोर्स किया, या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव जो यूज़ किया उसके फेलियर के कारण, या फिर रेप जो हो जाता है उसके कारण। तो MTP तो कहीं कहीं इसेंशियल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। MTPs आर ऑल्सो इसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल आइदर टू द मदर और द फीटस और बोथ। मतलब MTP वहाँ ज़रूरी हो जाता है जहाँ पे मदर या बच्चे या दोनों को खतरा हो। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेफ पीरियड क्या होगा MTP के लिए। तो MTP जो सेफ है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के समय समझा जाता है। क्लियर। मतलब अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शंस आर मच मोर रिस्की। सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज
द मिसयूज ऑफ amniocentesis टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। amniocentesis जब बताए थे अभी कुछ देर पहले, तो उसमें बताएं कि उससे सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा रहा है जो कि इलीगल है। क्लियर? तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। फीमेल फेटिसाइड जान जाते हैं कि फीमेल है तो बहुत सारे अवॉइड कर देते हैं। फ्रीक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी इफेक्टिव काउंसलिंग, आगे सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस। एमटीवी की बात कर रहा है, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो बहुत, वही एनसीईआरटी लिखी और लिख रहा है कि इसको अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डेंजरस मदर के लिए भी हो सकते हैं और फीटस के लिए भी हो सकते हैं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। पहले इसका नाम एसटीडी हुआ करता था, याद रखिएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब इसका नाम बदल के एसटीआई कर दिया गया है। क्लियर? नाम भी पूछ सकते हैं। इसका दूसरा नाम वेनरल डिजीज होते हैं, तो नाम तो याद रखिएगा ही रखिएगा, वेनरल डिजीज। ठीक है? आरटीआई होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, याद रखिए। तो 4 नाम तो यही हो गए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, वेनरल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। 4 नाम। बढ़े आगे? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। गोनोरिया, सिम्फाइल्स, जेनेटल हर्ब्स, क्लेमाइडियसिस, जेनेटल वार्ड, ट्राइकोमोनियसिस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स, ये सारे हैं जो एसटीडीज हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन सभी में से एचआईवी जो है वो हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मोस्ट डेंजरस इनमें से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles। मतलब हेपेटाइटिस बी और एड्स की बात कर रहा है। जो हेपेटाइटिस बी है और एड्स है, ये नीडल से, इस शेयरिंग से भी फैलता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी होता है विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी होता है, ठीक है, और मदर से फीटस तक भी जाता है। आज याद रखिएगा। तो कुल मिला के आप एचआईवी का नाम सुने, वो जैसे जैसे ट्रांसमिट होते हैं, हेपेटाइटिस बी भी वैसे ही ट्रांसमिट होते हैं। यहाँ तक हो गया। आगे, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्ब्स एंड एचआईवी इन्फेक्शन, अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। मतलब कि भैया अगर हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्ब्स और एचआईवी इन्फेक्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी डिजीज कंप्लीटली क्यूरेबल है अगर जल्दी पता चल जाए तो। क्लियर? अर्ली सिम्टम्स ऑफ दीज आर माइनर्स। इन सारे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, इनके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं बहुत पता नहीं चलते हैं, बहुत माइनर से होते हैं। ठीक है? जैसे ईचिंग हो गया, फ्लू डिस्चार्ज हो गया, स्लाइट पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया जेनेटल रीजन में। ठीक है? और इन्फेक्टेड फीमेल की बात करें तो वो बहुत सालों तक, बहुत दिनों तक एसिम्प्टोमेटिक हो जाती है, मतलब उसमें सिम्टम दिखते ही नहीं हैं और बहुत दिनों तक इसीलिए वो अनडिटेक्टेड भी रह जाते हैं। ठीक है? absence or less significant symptom in early stage of the infection and the social stigma attached to the STI। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छा अर्ली इसका यूज डिटेक्शन नहीं हो पाता है, जिसके कारण अर्ली इसका इलाज अच्छा से नहीं हो पाता है, और इन फ्यूचर अगर ये बढ़ गया, स्टेजेस आगे बढ़ गए, तो इसका कोई इलाज भी नहीं है। क्लियर? दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर विच include pelvic inflammatory disease, abortions, stillbirths, ectopic pregnancy, infertility or even cancer or the reproductive tract। STD जो है, STI are major in threat to the healthy society। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं ये मेजर थ्रेट है किसके लिए? हेल्दी सोसाइटी के लिए। ठीक है? इसीलिए इसका प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आरसीएच के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर जो हम लोग पढ़े थे, उसके अंदर इसको प्राइम कंसिडरेशन के अंदर रखा गया है। क्लियर?
दो ऑल पर्सन आर वनरेबल टू दीज इन्फेक्शंस, एसटीडी सब में हो सकता है, ठीक है, वनरेबल सबके लिए खतरनाक है, लेकिन ये 15 से 24 उम्र के एज में ज़्यादा देखा गया है, जिसमें अभी आप लोग बिलोंग करते हैं सारे बच्चे लोग। तो बट अगला लाइन एनसीईआरटी कह भी रही है कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, समझे ना, इन सबसे फ्री भी रहा जा सकता है, सिंपली प्रिंसिपल जो दिया गया है उसके अनुसार। क्या क्या करना है, सेक्स, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, अननोन पार्टनर के साथ सेक्स अवॉइड करना है, कॉन्डम ऑलवेज यूज़ करना है, ठीक है, और किसी भी डाउट हो, मतलब किसी भी तरह का डाउट हो तो क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन सबका ज़रूरी है। अगला और लास्ट टॉपिक, इनफर्टिलिटी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ सारे पढ़ लिए, अब इनफर्टिलिटी वो है जैसे कि अभी तक हम लोग रोकना चाहते थे, अब कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कपल्स बच्चे चाहते हैं बट हो नहीं पाता है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद भी, क्लियर। तो उसके लिए देखते हैं, ये लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल, ठीक है, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिशन, जो हम बताए अभी, ठीक है। इसका रीज़न क्या हो सकता है, द रीज़न फॉर दिस कुड बी, इसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे फिजिकल है, कॉन्जेनाइटल हैं, डिजीज़ हैं, ड्रग्स हैं, इम्यूनोलॉजिकल हैं और इवन साइकोलॉजिकल है, ठीक है। तो इसके लिए इंडिया में क्या होता है कि फीमेल को ब्लेम किया जाता है, लेकिन मोर ओवर ऐसा देखा गया है कि फीमेल से ज़्यादा मेल में प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्थ केयर जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बोल लीजिए, उसमें हम लोग अपना इलाज करवा सकते हैं, क्लियर। अगर करेक्शन हुआ तो सही, और करेक्शन नहीं हुआ तो उसके लिए बहुत सारे टेक्निक अभी आ चुके हैं रिसेंट वर्ल्ड में, जैसे जो आर्ट कहते हैं, आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, ये एक्चुअल में आर्ट है। कैसे, आगे देखते हैं। आर्ट के अंदर आगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पहला जो देखने वाले हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, शरीर में फर्टिलाइजेशन ना करा के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाना, टेस्ट ट्यूब में करवाना, क्लियर। सिमिलर कंडीशन बाहर बनाएंगे और उसमें फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। आगे देखते हैं, फॉलोड बाय एम्ब्रियोनिक ट्रांसफर, मतलब फर्टिलाइजेशन कराएंगे, जो एम्ब्रियो बनेगा उसको ट्रांसफर करेंगे, कहाँ पे, कहाँ करेंगे, जहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में करेंगे, जहाँ पे यूट्रस में वो आगे का प्रोसेस नेचुरल तरीके से कर सके। आगे, इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बता चुके हैं। ओवम फ्रॉम वाइफ और डोनर, मतलब ओवम लेंगे फीमेल से एंड स्पर्म हस्बैंड से भी ले सकते हैं और अदर मेल से भी ले सकते हैं, जिसे डोनर कहते हैं, ठीक है। विकी डोनर मूवी देखे होंगे आप लोग, इसी डोनर पे बेस्ड है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आर कलेक्टेड एंड इंट्रोड्यूस्ड टू द फॉर्म जाइगोट अंडर सिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रायो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर्स तक रहा तो उसका ट्रांसफर कहाँ करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में करेंगे, याद रखिएगा। 8 ब्लास्टोमियर्स तक रहा या जाइगोट रहा तो उसका ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि फिर फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होता है नेचुरली, तो वहाँ पे डालेंगे कि भैया यहाँ पे जाइगोट बना है, अब वहाँ से प्रोसेस आगे का नेचुरल होगा, क्लियर। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स ट्रांसफर कहाँ करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में, जिसको जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। बट मोर देन 8 रहे तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहेंगे, यूट्रस में ट्रांसफर डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एम्ब्रायोज फॉर्म्ड इन विवो फर्टिलाइजेशन, मतलब जो नेचुरल शरीर में होता है, आल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती हैं
उसमें इन विवो फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। जैसे कि फर्टिलाइजेशन उसके शरीर में करवा दिया गया, अब जो प्रेगनेंसी चूंकि कंसीव नहीं कर सकती है तो जाइगोट वहां से ट्रांसपोर्ट कर लिया गया, निकाल लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बोलेंगे। मतलब ओवम कलेक्ट किए, ठीक है, और उसको फैलोपियन ट्यूब में डाल दिए। मतलब बहुत सारी महिलाएं हैं जिसके में ओवम बन नहीं रहे हैं, ये उसके लिए है। ठीक है, क्या करेंगे, ओवम किसी और का लेंगे, डोनर का लेंगे, और उसको हम लोग डाल देंगे फैलोपियन ट्यूब में, और वहाँ से प्रोसेस नेचुरल होने के लिए छोड़ देंगे। आने के एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होगा जैसे होता है। जो ये उस फीमेल के लिए है जो ओवम तो नहीं बना सकती है बट इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है प्रेगनेंसी के लिए। आगे बढ़ते हैं, वही कह रही है, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्टेड। कोई नई बात नहीं। अगला इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रायो इन लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द ओवम। मतलब इसमें क्या किया, ओवम में स्पर्म को डायरेक्ट डाल दिए, इंजेक्ट कर दिए। ठीक है, ICSI बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन इजैकुलेट्स। मतलब या तो इनेबल है मेल पार्टनर या फिर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में हम लोग कौन सा तरीका अपनाएंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आर्टिफिशियली करवा देंगे हम लोग। इंसेमिनेशन क्या था बता चुके हैं। इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम हस्बैंड से सीमेन लेंगे, अगर सीमेन बन रहा हो, क्लियर स्पर्म बन रहा हो तो हेल्दी, या फिर नहीं बन रहा हो तो हेल्दी डोनर को चुनेंगे किसी बाहर वाले को और उसमें करवाएंगे। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करवा देंगे, मतलब यूट्रस में ही डाल देंगे स्पर्म को, आगे का प्रोसेस नेचुरल होने के लिए छोड़ देंगे। दो ऑप्शंस आर मेनी, ऑप्शंस बहुत हैं भैया। ठीक है, ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन, बहुत मतलब प्रैक्टिस डॉक्टर चाहिए, एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए, क्योंकि इसकी मतलब सक्सेस रेट इसमें बहुत कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Therefore, these facilities are presently available only in very few countries। ठीक है, मतलब बहुत कम ही कंट्री के बहुत कम ही सेंटर में ये सब अवेलेबल हैं। इसके पीछे क्या है कि इसका पहली बात तो इसके बेनिफिट्स सारे कपल्स उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होते हैं। बहुत सारे इमोशनल, रिलीजनस, सोशल फैक्टर भी आ जाते हैं ये अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, since the ultimate aim of all these procedures is to have children, in India we have so many orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity। कह रही है अल्टीमेट पर्पस क्या है, चिल्ड्रन ही ना, तो चिल्ड्रन के लिए बहुत सारे ऑर्फन जो हैं इंडिया में उसे अडॉप्ट कर लीजिए। ठीक है ना, जो बहुत मतलब जिनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, बहुत सारे ऑर्फेनेज में जाइएगा या फिर रोड पे देखिएगा, शहरों में ऐसा होता है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और हमारे कानून में ऐसा परमिट भी किया गया है। ठीक, आवर लॉज परमिट लीगल एडॉप्शन एंड इट इज़ एज एट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। क्लियर, ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए या फिर जीमेल कीजिए। जीमेल हम अपना दे चुके हैं, बता दिए हैं। तो ये आज यहीं रखते हैं, और अगला चैप्टर जो भी आप लोग को पढ़ना हो पहले वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वही चैप्टर शुरू करेंगे। ये 2 चैप्टर एक साथ ही होना था, कंप्लीट कर चुके। NCERT से इससे बाहर ज़्यादा आएगा नहीं। थैंक यू।